नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बीएसटीसी प्रथम वर्ष के लिए जो आपका ये गणित का पेपर होगा, ये 60 नंबर का होगा और इस पेपर में से आपके लिए 24 नंबर लाना कंपलसरी है। इससे कम लाओगे तो आपकी बैक लग जाएगी। आप सभी विद्यार्थी साथ साथ हमारे टेलीग्राम को एक बार ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम पर आपको अब रीट के लिए तैयारी रखनी है और इस टेलीग्राम पर आपको नोट्स मिलेंगे रीड के लिए और यूट्यूब पर आपकी क्लासें भी मिलती रहेंगी, ठीक है ना। तो चलिए, इसी यूट्यूब चैनल पर आपको क्लास मिलेंगी रीड की और आप लोग अब गणित के पेपर को देखते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैंने हालांकि निकाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस गणितज्ञ ने लैसे का आधुनिक प्रतिपादन किया, यानी लघुत्तम समावर्त्य का प्रतिपादन किया। तो आपका आंसर हो जाएगा महावीर आचार्य ने, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, यथार्थवादी गणित की शिक्षा मूलतः किस राष्ट्र से विकसित हुई है। आंसर होगा आपका नीदरलैंड से। कहाँ से हुई है? नीदरलैंड से विकसित हुई है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि किस भारतीय महिला गणितज्ञ को मानसिक कैलकुलेटर यानी लोकप्रिय मानव कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है। तो आंसर होगा आपका शकुंतला देवी। मुझे ये प्रश्न बहुत अच्छा लग रहा है कि किस भारतीय महिला गणितज्ञ को मानसिक कैलकुलेटर, ठीक है ना, यानी लोकप्रिय मानव कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है शकुंतला देवी को। अगला क्वेश्चन है, किस गुण के कारण परीक्षा में शुद्धता रहती है। तो ये सारे गुण होने चाहिए परीक्षा में शुद्धता के लिए। वस्तुनिष्ठता, विभेदकारिता, विश्वसनीयता, वैधता, ये सब उपरोक्त सभी गुण होने चाहिए। लेकिन रीट में इसका आंसर क्या माना था आपको पता है? परीक्षा में शुद्धता के लिए उसमें विश्वसनीयता होनी चाहिए, ये माना गया था। तो इस प्रश्न को लेकर तो हालांकि अभी तक आरपीएससी बोर्ड, आरबीएससी बोर्ड, कर्मचारी चयन बोर्ड सबके सब कन्फ्यूजन में भैया। इस प्रश्न का अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ है ठीक ढंग से। कुछ जो राइटर हैं वो भी बता रहे हैं इस चीज़ को कि कोई तो कहता है विश्वसनीयता सही है, कोई कहता है वैधता सही है, कोई कुछ कहता है, कोई वस्तुनिष्ठता कहता है। लेकिन यहाँ पर आपकी सीरीज में उपरोक्त सभी दे रखा है, इसलिए मैंने आपको डी ऑप्शन लगवा दिया। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, मूल्यांकन के आयाम बताइए। तो मूल्यांकन के आयाम है उद्देश्य, क्षेत्र, अवधि, प्रक्रिया में विद्यार्थियों की सहभागिता तथा परिणाम का संप्रेषण। ये सब क्या मूल्यांकन के आयाम है। अगला क्वेश्चन है, अपगणन विकार यानी डिस्कैलकुलिया। देखो सब लोग पढ़ के आएंगे डिस्कैलकुलिया किसे कहते हैं, डिस्ग्राफिया किसे कहते हैं, डिसलेक्सिया किसे कहते हैं। तो डिस्कैलकुलिया की बात की गई है यहाँ पर, यानी कि अपगणन संबंधी जो विकार होता है, ठीक है ना। कक्षा में विद्यार्थी अपने साथ विभिन्न तरह की क्षमता लेकर के आते हैं। उनमें कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी क्षमता शारीरिक या संज्ञानात्मक रूप से अलग नहीं होती, लेकिन वे गणित के साथ साथ अपना तालमेल नहीं बैठा पाते। इस प्रकार की विशेष अक्षमता वाले विद्यार्थियों को के अंदर जो बीमारी होती है, इसको हम कहेंगे अपगणन विकार। यानी कि गणना संबंधी जो विकार होता है बच्चे में, उसको हम अपगणन विकार या डिस्कैलकुलिया कहते हैं, ठीक है ना। ये रीट में भी कई बार पूछा गया है, डिस्कैलकुलिया, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, ठीक है ना, याद रखेंगे। एक पाठ्य योजना के निर्माण में कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 7वां, पाठ्य योजना के विभिन्न भागों में समन्वय रहना चाहिए। विभिन्न विषयों के पाठ की योजना अलग अलग होनी चाहिए। पाठ योजना में पाठ से संबंधित ज्ञान देने का प्रयास भी करना चाहिए। तो ये सावधानी आपको रखनी है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर किस पद्धति पर कार्य करता है, इसके प्रतीक क्या है। तो कंप्यूटर जो होता है साथियों, वो द्वि आधारित पद्धति यानी बाइनरी सिस्टम पर आधारित होता है, जहाँ पर 0 और 1 इसके दो प्रतीक होते हैं। 0 और 1 इसके दो प्रतीक होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंच आधारी संख्याएँ किसे कहते हैं। पंच आधारी संख्याएँ किसे कहते हैं, चलिए तो याद रखेंगे। पंच आधारी संख्याओं में 5 अंक होते हैं संकेत के रूप में, 0, 1, 2, 3 और 4। संख्या हमेशा स्थानीय मान पर निर्भर करती है। जिस प्रकार 10 आधारी संख्याओं में हम 10 अंकों का प्रयोग करके लिखते हैं, उसी प्रकार हम पंच आधारी संख्याओं में भी 5 अंकों का उपयोग करके लिखते हैं। यानी 10 आधारी संख्याओं में आधार 10 होता है, पंच आधारी में 5 आधार होता है। समझ में आया। अथवा में आपको प्रश्न याद रखना है, अमूर्तता से आप क्या समझते हैं। ये यूनिट 1 में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, पढ़ के जाना है आपको इसको। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 10वां। अब देखो, शिक्षण की विधि भी यहाँ से गणित में बहुत इंपॉर्टेंट है। गणित में परिभाषा भी आपसे पूछी जा सकती है। पहली यूनिट में गणित की प्रकृति और उसकी परिभाषाएं, जो आपको मैंने यूनिट बताया, पहली यूनिट को आप जरूर पढ़ के जाएंगे। उसमें से आपको एक परिभाषा पूछी जा सकती है, ठीक है ना। हालांकि मैं अगले मॉडल पेपर में आपको यूनिट उसमें जिक्र करूँगा 1-2 परिभाषाओं का, तो आप पढ़ के जाना। आगमन विधि के गुण और दोष। तो देखो, आगमन विधि, इस विधि के द्वारा ज्ञान स्थायी होता है क्योंकि ये उदाहरणों पर आधारित होती है।
विधियाँ आपको ज़रूर पढ़नी है, रीट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। गणित में 8-10 गणित की विधियाँ हैं हमारी शिक्षण की, उनको आप पढ़ के जाना। इसमें बालक की तर्क का, विचार और निर्णय शक्ति का विकास होता है। ये एक मनोवैज्ञानिक विधि है और बाल केंद्रित विधि भी है। अंतर है, आगमन विधि और निगमन विधि में पूछा जाए ना अंतर, तो दोनों उल्टियाँ होती एक दूसरे की, मतलब एक दूसरे के विपरीत है। इसमें बालक की रुचि का विकास होता है आगमन विधि में, और इसके दोष क्या हैं? यह बालक अधिक समय में कम ज्ञान प्राप्त करता है। इसके अंदर कम ज्ञान प्राप्त होता है क्योंकि इसमें समय अधिक लगता है। इस विधि के द्वारा प्राप्त ज्ञान क्रमबद्ध नहीं होता और अप्रशिक्षित शिक्षक इस प्रणाली का उचित रूप से प्रयोग नहीं कर सकता। ये इसके क्या हो गए? दोष हो गए। अथवा में आपको प्रश्न याद रखना है कि अच्छी शिक्षण विधि की विशेषता लिखते हुए संश्लेषण व विश्लेषण विधि में तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। ये आपको यूनिट नंबर 2 में मिलेगा। चलिए अब आते हैं हम सवालों पर। सवाल क्या है? गणित में आपको मैथमेटिक्स फॉर्म में भी सवाल दिए जा सकते हैं न्यूमेरिकल। एक कमरे की लंबाई 6.5 मीटर, चौड़ाई 3.5 मीटर तथा ऊंचाई 3 मीटर है। इस कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है। तो ये कमरा कैसा है भैया? ये कमरा हमारा हो गया आयताकार। कैसा हो गया? आयताकार। अब आपसे जब भी पूछा जाए चारों दीवारों का क्षेत्रफल, लेकिन याद रखना आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। क्या हो गया? लंबाई गुना चौड़ाई होता है आयत का। तो लेकिन यहाँ पर पूछा गया दीवारों का क्षेत्रफल। जब किसी भी कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल आपसे पूछा जाए तो आयत का जो परिमाप होता है ना, आयत का परिमाप, उसको हम ऊंचाई से गुना और कर देते हैं। तो आपका क्या निकल के आएगा? चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकल के आएगा। आयत का परिमाप में सुना होगा 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। अगर मैं इसको ऊंचाई से और गुना कर दूं जो दी गई है, तो अपनी चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो अब आपको इस सूत्र में लगा देना है। लंबाई आपको दी गई है, चौड़ाई आपको दी गई है और ऊंचाई भी आपको दी गई है। आंसर निकल के आएगा 60 वर्ग मीटर। चलिए, समझाने वाली इसमें कोई बात नहीं है। और अगला क्वेश्चन है अपना कि मापन क्या है, यह हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार से उपयोगी है। यूनिट नंबर 3 का सवाल है, आप लोग पढ़ के जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, यानी जो CWSN है, यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे क्या होते हैं? ऐसा बालक जो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, शैक्षणिक और सांवेगिक एवं व्यावहारिक विशेषताओं के कारण किसी सामान्य या औसत बालक से उसी सीमा तक स्पष्ट रूप से विचलित या अलग होता है, जहाँ की उसे अपनी योग्यताओं, क्षमताओं एवं शक्तियों को समुचित रूप से विकसित करने के लिए परंपरागत शिक्षण विधियों में परिमार्जित या विशिष्ट प्रकार के कार्यक्रमों की आवश्यकता होती है। उन्हें विशेष आवश्यकता वाले बच्चे यानी विशिष्ट बालक कहते हैं। क्लियर? अथवा में आपको प्रश्न याद रखना है जेंडर और गणित शिक्षा एक दूसरे जेंडर और गणित शिक्षा परस्पर किस प्रकार से संबंधित है, वर्णन कीजिए। यानी एक जेंडर जो होता है, जेंडर यानी कि स्त्रियों के प्रति क्या धारणाएं होती हैं, पुरुषों के प्रति गणित को पढ़ने में क्या धारणाएं होती है गणित को लेकर के, तो इसके बारे में आपसे पूछा गया है। यूनिट 4 में मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक कक्षाओं में मूल्यांकन के उद्देश्य क्या है। तो पहला उद्देश्य है बच्चे की व्यक्तिगत ज़रूरतों और विशेष आवश्यकताओं को पहचानना। दूसरा है उपयुक्त शिक्षण प्रशिक्षण वातावरण तैयार करना। बच्चे के सीखने की प्रक्रिया, कठिनाइयों को पहचानना। कक्षा में शिक्षण विधि को बेहतर बनाना। बच्चों में आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और उपलब्धि का भाव जागृत करना। अभिभावकों एवं बच्चों को उनके शैक्षणिक उपलब्धियों के बारे में बताना। अथवा में आपको प्रश्न याद रखना है कि स्कूली गणित शिक्षा की प्रमुख समस्या क्या है। यूनिट नंबर 5 में मिलेगा। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है स्कूली गणित शिक्षा की प्रमुख समस्या क्या है। ठीक है, तो देखिए आप लोग, ये भी यूनिट 5 का है। ठीक है ना, तो ये यूनिट 5 का है, स्कूली गणित शिक्षा की प्रमुख समस्या। 14वां क्वेश्चन है कि RME गणित शिक्षण विधि की प्रमुख विशेषता लिखिए। विशेषता देखो, बच्चों के प्रासंगिक परिस्थितियों या समस्याओं का उपयोग करके अधिगम प्रक्रिया करना, प्रारंभ करना। मॉडल का प्रयोग करना ताकि मूर्त से अमूर्त की ओर आसानी से बच्चे बढ़ सकें। बच्चे द्वारा स्वयं ज्ञान की रचना करना। अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों और अध्यापकों के मध्य सतत अंतःक्रिया करना। यह बाल केंद्रित अधिगम प्रक्रिया है। इसमें अध्यापक की भूमिका एक मार्गदर्शक के रूप में होती है। ठीक है, ये इसकी क्या हो गई विशेषताएं। अथवा में आपको याद रखना है कि वार्षिक योजना का अर्थ क्या है। इसके निर्माण में ध्यान देने योग्य 4 बिंदुओं को लिखिए। तो ये आपका यूनिट नंबर 3 में मिलेगा भाई। ठीक है ना। अब आइए हम बात करते हैं, यहाँ पर एक सवाल है, आपसे ब्याज का सवाल भी पूछा जा सकता है। 1500 रुपये का 8% वार्षिक दर से, 8% ब्याज की दर से
3 वर्ष का सरल ब्याज क्या होगा? 3 वर्ष का सरल ब्याज क्या होगा? तो यहाँ पर जो दर है ना वो वार्षिक का ध्यान रखना। मूलधन हमारा 1500 है, दर हमारी 8% है, समय हमारा 3 वर्ष है, ब्याज आपसे पूछा गया है। सरल ब्याज का सूत्र आपको पता है, मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100। यहाँ पर इन तीनों को आप लोग लगाएंगे, सरल ब्याज निकल के आएगा 360 रुपये। अगर आपको मिश्र धन पूछा जाए तो हो गया 1860 रुपये, जोड़ देना दोनों को। अगला क्वेश्चन है, एक चांदी की सहायता से 75 डिग्री, 105 डिग्री और 135 डिग्री के कोण की व्याख्या कीजिए। चांदी की सहायता से आप लोग बना देंगे, आपको क्वेश्चन दिया गया सीरीज के अंदर, पढ़ लेना आप। अगला क्वेश्चन है, RTE 2009 के परिप्रेक्ष्य में गणित शिक्षा के लक्ष्यों और उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। तो RTE 2009 के अनुसार 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देना, कक्षा 1 से 8वीं तक। RTE 2009 के प्रावधानों के अनुसार कक्षा 8वीं तक गणित विषय की शिक्षा को अनिवार्य रूप से सभी बच्चे प्राप्त करें। दूसरा उद्देश्य, बालक के ज्ञान, अंतःशक्ति, योग्यता का निर्माण करते हुए बालक का सर्वांगीण विकास करना। बाल अनुकूल और बाल केंद्रित रीति के क्रियाकलापों, प्रकटीकरण और खोज के द्वारा गणित शिक्षण प्रदान करना। बालक को भय, मानसिक अभिघात से चिंता मुक्त करना। बालक के समझने की शक्ति और उसे उपयोगी करने की योग्यता का व्यापक और सतत मूल्यांकन करना। ये अपने गणित शिक्षण के उद्देश्य हो गए। अब आपको याद रखना है, मैं आपको प्रश्न बता रहा हूँ कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया में इन शब्दों का क्या क्या मतलब है। देखो, रचनात्मक आकलन क्या है, इसके बारे में पढ़ के जाएंगे। योगात्मक आकलन क्या है, इसके बारे में पढ़ के जाएंगे। पोर्टफोलियो क्या है, चेकलिस्ट क्या है, आधार रेखा मूल्यांकन क्या है और ग्रेडिंग प्रणाली क्या है। इनमें से आपको 2 पॉइंट ज़रूर आएंगे एग्जाम में, याद रखें आप लोग, तो पढ़ के जाएँ। 17वां हमारा क्वेश्चन है, गणित शिक्षण की जीवन में क्या उपयोगिता है, समझाइए। तो देखो, नित्य कार्यों में क्या उपयोगिता है। हमारा जीवन बड़ा संघर्ष में है, इसमें हर कदम पर गणित के ज्ञान की आवश्यकता होती है। लाभ हानि, साझा, समय, काम, मजदूरी का अध्ययन इसमें आवश्यक है। सामाजिक एवं बौद्धिक समृद्धि का विकास भी होती है गणित। गणित शिक्षण व्यक्ति के विकास के साथ साथ समाज और भौतिक विकास के लिए लाभप्रद है। पूंजी का समुचित प्रयोग, भौतिक एवं गणित का उचित प्रयोग भौतिक विकास के स्रोत हैं। आज शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि मानव की चांद पर विजय भी गणित की सहायता से ही प्राप्त हो सकी है। अगला उपयोग है इसका, भौतिक सभ्यता की रीढ़ कहलाती है गणित। गणित भौतिक सभ्यता के विकास का माध्यम है। युंग के अनुसार विज्ञान का आधार सूक्ष्म है तथा विज्ञान में ऐसे विषय को हटा दिया जाए तो भौतिक सभ्यता ही नष्ट हो जाएगी। ये युंग का आपको स्टेटमेंट याद रखना। अगर गणित विषय को विज्ञान से हटा दिया जाए तो भौतिक सभ्यता नष्ट हो जाएगी। कथन किसका है? युंग का। परिभाषा मैं आपको बता रहा हूँ, पहली परिभाषा युंग की, याद रखना। दूसरी परिभाषा रोजर बेकन की बता रहा हूँ। गणित को विज्ञान की आत्मा किसने कहा है? रोजर बेकन ने। तथा गणित विज्ञान का द्वार और सफलता, गणित का द्वार और कुंजी भी किसने कहा? रोजर बेकन ने। ठीक है ना? तो ये दोनों परिभाषा याद रखना। गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है, ये परिभाषा किसकी है? हागवेन की है। ये भी आपको याद रखनी है। गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, परिभाषा किसकी है? हागवेन की है। ठीक है ना? अगली जो हमारी उपयोगिता है गणित की वो है चरित्र मूल्य स्थापित करने में सहायता। मानव की अच्छी आदतें ही उसके चरित्र का आधार बनती है। गणित की शिक्षा मानव में इन्हीं आदतों को बनाती है। गणित का विद्यार्थी प्रारंभ से ही सत्य और शुद्धता को सीखता है एवं विद्यार्थी नियमित रूप से कार्य करने की भावना को पुष्ट करता है। अवकाश का सदुपयोग। अवकाश के क्षणों में छात्र विभिन्न पहेलियों एवं क्रियाकलापों का अध्ययन करके विषय को सरल बनाते हैं। गणित के रोचक एवं प्रभावकारी शिक्षण द्वारा छात्रों के समय का समुचित उपयोग करना सिखाया जाता है ताकि विषय रोचक बन सके। अथवा में आपको याद रखना है कि गणित का क्षेत्र व्यापक एवं बहुलता से युक्त है। इस कथन की पुष्टि कीजिए, यूनिट नंबर 1 का सवाल है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक रचनावाद से क्या तात्पर्य है? गणित शिक्षण में इसकी क्या उपयोगिता है? बच्चे कुछ क्षमता लेकर के पैदा होते हैं। बच्चा किस परिवेश में बढ़ रहा है, इससे किसी हद तक यह तय होता है कि उसका विकास किस तरह होगा। कुछ आदिवासी बच्चे बहुत छोटी उम्र में पत्तियां देख करके पेड़ पहचान लेते हैं, परंतु शहरी परिवेश में पले बड़े बच्चों में यह क्षमता विकसित नहीं होती। इस दौरान बच्चों का परिवेश, आसपास का वातावरण यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और यही हमारा सामाजिक रचनावाद है।
मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बिने ने पाया कि कुछ विशेष परीक्षाओं में हमेशा एक परिवेश के बच्चे बेहतर प्रदर्शन करते हैं और एक खास परिवेश के खराब प्रदर्शन करते हैं। यानी वो बच्चे जो परीक्षण बनाने या निर्माण करने वाले जो विभिन्न संस्कृति और आर्थिक परिवेश से आए हैं, इन परीक्षाओं में कम अच्छा कर पाते हैं। सामाजिक रचनावादी मानते हैं कि बच्चे अपने आसपास की दुनिया और लोगों के संपर्क के आधार पर अपनी समझ बनाते हैं। बच्चे का जैसे जैसे परिवर्तन से निरंतर सामना होता है, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वैसे वैसे उनकी दुनिया भी विस्तृत होती जाती है। सामाजिक माहौल के महत्व पर सर्वप्रथम बाल मनोवैज्ञानिक ले वाइगोस्की ने बल दिया। कौन सा सिद्धांत दिया? और सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत। उनके तर्क से यह निष्कर्ष निकलता है कि बच्चे अपने अनुभव के संदर्भ में सीखते हैं और उन्हीं के आधार पर अपनी समझ को आगे बढ़ाते हैं। बच्चे जन्म से ही सामाजिक प्रभावों में रहते हैं और अपने खान पान, रहन सहन, चीज़ त्योहार, सांस्कृतिक माहौल आदि पहलुओं से लगातार सीखते हैं। अध्यापक को प्रत्येक बच्चे के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का ध्यान रख करके उनके पूर्व ज्ञान अनुभवों के आधार पर उनके ज्ञान की रचना करने में सहयोग देने का सदैव प्रयास करते हैं। ठीक है ना। अब आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पर वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक जो सिद्धांत है, जिसका मैं उसने ZPD जो क्षेत्र है उसका जिक्र किया था, इसके बारे में आपको वर्णन करना है और ये आप लोग बच्चे और बचपन वाली यूनिट में पढ़ के आए होंगे। अगला क्वेश्चन है, कोण की परिभाषा लिखते हुए उसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। आप लोग सब जानते हो इस प्रश्न को, तो नॉर्मल ही है। यानी यदि किसी बिंदु से दो किरणें निकले तो बनने वाली आकृति हमारी क्या कहलाती है? कोण कहलाती है। जैसे ये बिंदु है, इससे दो किरणें निकली, कोण बन गया। ठीक है। कोण बहुत प्रकार के हैं, जैसे न्यून कोण 90 डिग्री से छोटा होता है, सम कोण 90 डिग्री का होता है, अधिक कोण 90 डिग्री से बड़ा होता है, ऋजु कोण 180 डिग्री का कोण ऋजु कोण है, सरल कोण कहलाता है। वृत्त कोण 180 से बड़ा लेकिन 360 से छोटा होता है। ठीक है। संपूरक कोण यानी दो कोणों का योगफल जब 180 डिग्री हो जाए, ठीक है ना, दो कोणों का योगफल जब 180 डिग्री हो जाता है तो वो संपूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं प्राथमिक व द्वितीयक आंकड़ों में अंतर। और ये प्रश्न मैंने पहले जो पेपर आपको करवाए हैं 4-5 उनमें ये प्रश्न आ चुका है। ठीक है ना, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग। 20वां है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में शिक्षक को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो प्रश्न का आंसर सुनिए। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में शिक्षक द्वारा दो महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। पहला तो ये देखना है कि बच्चों ने क्या सीखा है जो उन्हें सिखाना चाहिए, क्या वो सीखा है जो बच्चों को सिखाना चाहिए। दूसरा है कि उनकी सतत उपलब्धि क्या है। सेकंड बात याद रखनी है कि शिक्षक द्वारा बच्चों का मूल्यांकन दो स्थितियों में किया जाना चाहिए। पहले बच्चों का व्यक्तिगत कार्य क्षेत्र में और दूसरा उसके सामाजिक क्षेत्र में। शिक्षक यह देखे कि जो विषय वस्तु बच्चों को सीखनी थी वो सीखी गई है या नहीं, इसे दर्ज करते रहे ताकि कुछ समय बाद पाठ्यक्रम के आधार पर बच्चे की प्रगति का मूल्यांकन किया जा सके। ये काम भी शिक्षक को करना है। चौथा है कि बच्चे के सीखने सिखाने की गतिविधि में पर्याप्त अभ्यास की आवश्यकता होती है। एक शिक्षक के लिए आवश्यक है कि वे समय समय पर बच्चे को सिखाई गई अवधारणा पर अभ्यास कार्य देते रहें, बच्चों को अभिव्यक्ति के पर्याप्त अवसर प्राप्त हों। अथवा में प्रश्न याद रखना है कि NCF 2005 में वर्णित गणित शिक्षण के उद्देश्य लिखिए। ये आपका यूनिट नंबर 5 का सवाल है। तो इस तरीके से आपके 20 क्वेश्चन आपको मैंने बताए हैं, इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं। इस सब को आप लोग थोड़ा सा रिवीजन करके जाएं और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो भैया। टेलीग्राम अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है ना तो मज़ा नहीं आएगा फिर। धन्यवाद।